हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक दिया है सिलेबस में यूपी टेट के ईवीएस में, वो है परिवार। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन समझा था कि पर्यावरण शब्द का क्या अर्थ होता है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। आज हम लोग समझने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक, जो कि है परिवार। आप सबको पता है कि जो परिवार है इसको इंग्लिश में फैमिली कहते हैं। फैमिली जो वर्ड है ये लेटिन या रोमन कह लें या लेटिन कह लें, इस भाषा के फैमुलस से बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये फैमिली शब्द जो है वो फैमुलस से बना हुआ है। जिसका मतलब क्या होता है, यानी कि इस फैमुलस का अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है सर्वेंट, जिसे सेवक कह सकते हैं या नौकर कह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नौकर वैसे समझे कि कोई किसी के लिए काम कर रहा है और नौकर हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस सेवक का अर्थ ये होता है कि परिवार में जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के प्रति उनकी जिम्मेदारी होती है, जिस वजह से उनके मन में सेवक का भाव उत्पन्न होता है, जिसके यानी कि फलस्वरूप कह लें या परिणाम स्वरूप ये सेवक वर्ल्ड बना हुआ है। यानी कि फैमलेस का मतलब होता है किसी के लिए मन में सेवा भाव उत्पन्न होना, सेवक जिसे बोल सकते हैं। तो फैमलेस का अर्थ होता है सेवक। इंग्लिश भाषा की फैमिली जो वर्ड है ये लेटिन भाषा या रोमन भाषा दोनों में से कोई भी आ सकता है ऑप्शन में। तो ध्यान रखिएगा, लेटिन या रोमन जो सा आपको ऑप्शन दिखे, साथ ही साथ आपको ये फैमुलस वर्ड दिखेगा। तो लेटिन भाषा के या रोमन भाषा के फैमुलस वर्ड से ये बना हुआ है फैमिली, जिसका अर्थ होता है इंग्लिश में कहें तो सर्वेंट और हिंदी में कहें तो सेवक या नौकर। अब हम लोग समझेंगे कि परिवार का क्या मतलब होता है। देखिए, परिवार में कौन कौन से लोग आते हैं। परिवार एक ऐसा समूह होता है जिसमें रक्त संबंधी, जिसे ब्लड रिलेशन कहते हैं, रक्त संबंधी लोग होते हैं। यानी कि जिनसे ब्लड संबंधी आपका ताल्लुकात है वो ही परिवार का हिस्सा होंगे। आप चाहे किसी को कितना भी माने, आप ये कहेंगे उनसे कि वो मेरा बिल्कुल परिवार की तरह है, वो व्यक्ति मेरे बिल्कुल परिवार की तरह है। लेकिन परिवार का सदस्य नहीं हो सकता है जब तक कि उसके रिलेशन ब्लड का ना हो। तो जो रक्त संबंधी कहते हैं या ब्लड रिलेशन, जो ब्लड रिलेशन जब तक की ना हो तब तक कि वो परिवार का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, देखिए एक और इसमें बात आती है कि परिवार में और कौन कौन से लोग हो सकते हैं। पहला यहाँ पे दिया है पॉइंट, दंतक एवं विवाह प्रथा स्वीकार है। दंतक मतलब होता है कि आप किसी को गोद ले लें। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी को अगर गोद लेता है, यानी कि जो दंतक जो प्रथा है अगर वो करता है, यानी कि गोद लेता है अगर किसी को, तो वो आपके परिवार का हिस्सा होगा। यानी कि दंतक और विवाह प्रथा यानी कि जब किसी से आपकी शादी होती है, विवाह होता है, तो वो सदस्य फिर आपके परिवार का हिस्सा होता है। तो 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा कि परिवार में कौन कौन से लोग आते हैं। परिवार में सबसे पहला रिलेशन हो, रक्त संबंधी ताल्लुकात हो, वो आएंगे, जैसे कि आपके मम्मी पापा दादा दादी, ये सब ब्लड रिलेशन। ठीक है, और दंतक प्रथा, यानी कि किसी को अगर गोद लिया है, किसी ने दंतक प्रथा करी है, तो वो आपके परिवार का हिस्सा होगा। साथ ही साथ जिससे विवाह होता है वो भी आपके परिवार का हिस्सा होता है। यानी कि विवाह प्रथा और दंतक प्रथा इसमें स्वीकार होती है परिवार में। आगे देखिए क्या लिखा है कि परिवार को हम सब कुटुंब भी बोल सकते हैं। कुटुंब मतलब भी यही होता है फैमिली। तो ध्यान रखिएगा, कुटुंब का अर्थ भी फैमिली होता है, इनके परिवार को हम कुटुंब भी कहते हैं। समाज की सर्वप्रथम जो सूक्ष्म इकाई है, सबसे छोटी जो यूनिट है वो परिवार होता है। देखिए, छोटे छोटे परिवारों से मिलकर ही समाज होता है। तो एक छोटा सा परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होगा, यही यहाँ पे बताया गया है। अब हम लोग समझेंगे परिवार के प्रकार। आपने जाना कि परिवार किस भाषा यानी कि परिवार कैसे, ये जो फैमिली वर्ड है वो किस भाषा के वर्ड से आया हुआ है, फैमुलस से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है सर्वेंट, सेवक या नौकर। किस वे में ये सेवक का अर्थ निकाला जा रहा है उसको भी आपने समझा। जो सेवा भाव उत्पन्न होता है एक दूसरे के प्रति, एक जो जिम्मेदारी होती है परिवार में, उसी की वजह से इसका अर्थ है सेवक या नौकर। किसी और गलत वे पे अगर आप नौकर का मीनिंग ले रहे हैं तो वो इसका अर्थ नहीं होता है। साथ ही साथ आपने जाना कि परिवार में कौन कौन से सदस्य आते हैं। ब्लड रिलेशन वाले लोग होते हैं, साथ ही साथ विवाह, जिससे आपकी मैरिज हुई है, वो लोग आएंगे। और या आपने किसी को गोद लिया है तो वो आपके परिवार का हिस्सा होंगे। आप किसी को कितना भी क्यों ना माने, लेकिन जब तक कि ये जो ब्लड
ब्लड रिलेशन है या आपने किसी को गोद ना लिया हो या विवाह ना हुआ हो, तब तक कि वो आपके परिवार का हिस्सा नहीं होगा। अब हम लोग समझेंगे कि परिवार के प्रकार। तो परिवार के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे एकल परिवार यानी कि सिंगल फैमिली, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे संयुक्त परिवार जिसे कह सकते हैं आप जॉइंट फैमिली, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो पिक्चर है ये एकल परिवार की है, जिसमें माता हैं, पिता हैं और उनके बच्चे हैं, अविवाहित बच्चे हैं। तो माता पिता और अविवाहित बच्चे वाला जो परिवार होता है वो आपके एकल परिवार में आएगा। और न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियर नहीं, जॉइंट यानी कि जो संयुक्त परिवार होता है उसमें दादा दादी आएंगे, चाचा चाची आ जाएंगे, आपके ताऊ हैं, ताई हैं और यानी कि आपकी बुआ हैं। ये जॉइंट फैमिली में सारे ब्लड रिलेशन यानी कि केवल माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे नहीं, बल्कि उनके माता पिता, उनके भाई, उनकी वाइफ, उनके बच्चे सब एक साथ रहते हैं, वैसे परिवार संयुक्त परिवार कहलाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि एकल परिवार के लाभ क्या हैं और उसके दोष क्या हैं यानी कि नुकसान क्या हैं। एकल परिवार यानी कि सिंगल फैमिली जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। तो ऐसे परिवार के जो लाभ होते हैं वो होते हैं पारिवारिक कलह की संभावना कम होती है। सिंगल फैमिली है, आप अपने बच्चों से थोड़ी ना लड़ेंगे, तो इसमें कलह की जो संभावना होती है वो कम होती है, यानी कि कलह नहीं होता है। पालन पोषण एवं शिक्षा के अच्छे अवसर होते हैं। बेसिकली आप सिंगल फैमिली में रह रहे हैं तो आपका खर्चा भी कम होगा और आप अपने बच्चे का अच्छा पालन पोषण करेंगे, यानी कि करेंगे, शिक्षा भी अच्छी दिलाएंगे। तो पालन पोषण है, शिक्षा के अच्छे अवसर मिलते हैं ऐसे परिवारों में। साथ ही साथ व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के अवसर मिलते हैं, यानी कि उसके विकास के अवसर मिलते हैं। दोष क्या है ऐसे परिवारों में? हर की अच्छाई और बुराई होती है। तो ऐसे परिवारों के जो दोष हैं वो है स्वार्थ की प्रबल भावना, यानी कि ऐसे फैमिली में स्वार्थ की भावना आ जाती है, यानी कि किसी के लिए जो एक स्नेह की भावना होती है वो कम हो जाती है, अपनापन ज़्यादा होता है अपने लिए, यानी कि स्वार्थ की भावना इसमें ज़्यादा आती है। ये इसका एक दोष है। बच्चों की देखभाल ना हो पाना, यानी कि ऐसे परिवारों में सारी जिम्मेदारी घर के माता पिता पे पड़ती है और कभी कभी ऐसी जिम्मेदारी वो लोग नहीं निभा पाते हैं और देखभाल नहीं हो पाती है सही से। तो ये दोष है इसका कि बच्चों की देखभाल ना हो पाना। अब हम लोग समझेंगे संयुक्त परिवार के लाभ और उसके दोष। इसके क्या लाभ होते हैं, इनकी जॉइंट फैमिली के क्या क्या लाभ हैं और क्या इसके नुकसान हैं। तो यहाँ पे लिखा है श्रम विभाजन की सुविधा, यानी कि आप काम के लिए जब संयुक्त परिवार होगा, आपके चाचा चाची होंगे, आपके ताऊ जी ताऊ हैं, ये सब अगर साथ में रहते होंगे तो जो काम होता है घर का, जो बेसिक काम होते हैं घर के, वो भी डिवाइड हो जाते हैं और इजी हो जाता है सबके लिए हैंडल करना घर के कामों को। साथ ही साथ नागरिक गुणों का विकास। नागरिक यानी कि आप अपने बड़ों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, दादा की कहानियाँ सुनते हैं, दादी कुछ सुनाती हैं, चाचा कुछ बताते हैं, तो आप में जो एक नैतिक शिक्षा होती है उसका विकास भी होता है, नागरिक गुणों का भी विकास होता है, मानवीय मूल्यों का विकास होता है। मानवीय मूल्य भी इससे बहुत अधिक बढ़ते हैं कि आप जब आपके कुछ दादा बताते हैं या दादी बताती हैं तो आपके अंदर जो मानवीय मूल्य हैं उसका भी विकास होता है। दोष क्या होते हैं? कलह की संभावना बहुत होती है, आपस में लड़ाई होती है बहुत ज़्यादा ऐसे परिवारों में, साथ ही साथ विकास में बाधा होती है। तो ये इसके दोष हैं। अब हम लोग देखेंगे परिभाषाएं। तो जुकरमैन के अनुसार, जुकरमैन ने क्या कहा है, परिवार एक ऐसा समूह है, यानी कि एक ऐसा ग्रुप है जिसमें पुरुष स्वामी होता है, यानी कि इन्होंने कहा है कि पुरुष प्रधान होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि पुरुष स्वामी किसने कहा है, किसके अनुसार है? तो जुकरमैन के अनुसार परिवार में जो पुरुष होता है वो स्वामी होता है, जिसके साथ उसकी स्त्री एवं बच्चे रहते हैं। आगे जो है वो है प्लेटो के अनुसार। प्लेटो ने क्या कहा है? प्लेटो ने कहा है कि परिवार में बालक का बौद्धिक विकास होता है। प्लेटो ने परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला बताया है, यानी कि सबसे पहले बच्चा जो कुछ भी सीखता है, यानी कि जो उसकी प्रथम पाठशाला होती है वो परिवार होता है। तो प्लेटो के अनुसार बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होता है। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने कहा है कि परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम इकाई है, यानी कि सबसे छोटी इकाई या सबसे पहली इकाई परिवार है अरस्तु के अनुसार। जहाँ व्यक्ति का जन्म होता है उसका पालन पोषण होता है, यानी कि सबसे पहले व्यक्ति अपने परिवार में उठता है, बैठता है, सीखता है चीज़ों को, यानी कि उसकी जो प्रथम पाठशाला होती है वो भी परिवार होता है प्लेटो के अनुसार। साथ ही साथ अरस्तु ने कहा है कि परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम इकाई है। जैसे कि आपने पढ़ा कि परिवार सबसे छोटी इकाई होती है हमारे समाज की
तो यहाँ पे अरस्तु कहते हैं कि परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम इकाई है, जहाँ व्यक्ति या बालक या शिशु का जन्म होता है, उसका पालन पोषण होता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो परिवार 2 प्रकार के होते हैं, पहला एकल परिवार और दूसरा संयुक्त परिवार। ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे हों, वो एकल परिवार कहलाता है। और संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली वो होती है जहाँ पे दादा दादी, चाचा चाची, आपके ताई हैं, ताऊ हैं, उनके बच्चे हैं। तो ये सभी जो होते हैं ये संयुक्त परिवार में आएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 2, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किसी परिवार को दर्शाया कैसे जाता है? तो किसी भी परिवार को अगर दर्शाना है तो आप यहाँ पे दादा बनाएंगे, दादी बनाएंगे, फिर उनके जो बच्चे हैं आप उनको बनाएंगे, फिर उसके बाद उनके जो बच्चे हैं, तो इस तरह से एक पूरा वृक्ष बन जाएगा, इनके पेड़ बन जाएगा। तो किसी परिवार को कैसे दर्शाया जाता है? वृक्ष के रूप में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पारिवारिक वृक्ष से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त परिवारों में कार्यकुशलता को किसके द्वारा बनाया जाता है? यानी कि आप कैसे कार्य कुशलता है वो कैसे करेंगे? तो कार्य विभाजन द्वारा। जब संयुक्त परिवार होगा, जैसे कि अभी हम लोगों ने समझा है जॉइंट फैमिली होती है, तो कार्य विभाजन हो जाता है। यानी कि जो भी घर के काम होते हैं, छोटे बड़े या बाहर के काम जो होते हैं, तो आपस में बांटते हैं, विभाजन करते हैं और इस तरह से कार्य करते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कार्य विभाजन द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, एकल परिवार में माता पिता आएंगे और उनके बच्चे आ जाएंगे। तो सिंपल, माता पिता और उनके बच्चों वाला परिवार एकल परिवार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है वो है, सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा निम्न में से किसे दी? तो सिंपल, परिवार को दी है। समाज का जो सबसे छोटी इकाई है वो परिवार होता है। प्रथम पाठशाला अगर आप कहें तो वो भी परिवार होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे परिवार। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, परिवार प्रत्यय की उत्पत्ति हुई है, यानी कि जो परिवार शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पहला ऑप्शन दिया है ग्रीक शब्द फैमिलियरिटी से हुई है। तो फैमिलियरिटी से नहीं, बल्कि हम लोगों ने पढ़ा था फैम्यूलस से हुई है फैमिली शब्द की उत्पत्ति, जो कि हमने आपको बताया था लैटिन भाषा है या रोमन भाषा है। लैटिन हो या रोमन हो, कोई सा भी अगर लिख के आता है तो आप देखिएगा कहाँ पे फैम्यूलस लिखा है। अगर आप इसके ऑप्शन में देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन दिया है रोमन शब्द फैम्यूलस से। तो परिवार शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो रोमन यानी कि रोमन भाषा के फैम्यूलस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? सेवक यानी कि सर्वेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों एवं वृद्ध माता पिता की उचित देखभाल होती है, यानी कि बच्चों की और माता पिता की उचित देखभाल। यहाँ पे कह रहे हैं कि अच्छी देखभाल कहाँ होगी? क्या संयुक्त परिवार में, एकल परिवार में, या एकल एवं संयुक्त दोनों परिवारों में, या दोनों में से नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त परिवारों में, जहाँ पे कई लोग होते हैं तो देखभाल भी अच्छे से होगी। इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन से यहाँ पे विशेषता नहीं है संयुक्त परिवार की। पहला ऑप्शन दिया है बच्चों में पारिवारिक संबंधों की समझ कम होना। तो देखिए, संयुक्त परिवार में तो बहुत से सदस्य होते हैं, तो पारिवारिक जो संबंध है उसकी समझ बढ़ती है, कम नहीं होती है। तो ये भी विशेषता नहीं है। अगला है बच्चों का दादा दादी के स्नेह से वंचित रहना। तो दादा दादी तो संयुक्त परिवार में होते हैं, तो उनके स्नेह से वो वंचित नहीं होंगे, बल्कि उनका स्नेह मिलेगा। तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है वृद्ध एवं बीमार सदस्यों की देखभाल नहीं हो पाना। संयुक्त परिवार में ही देखभाल होती है, एकल परिवारों में देखभाल मुश्किल हो जाती है। इसलिए यहाँ पे तीनों ही हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन 4 दिया है उक्त सभी, वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एकल परिवार में बच्चों में कौन सा गुण विकसित होने की संभावना अधिक रहती है? एकल परिवार में, यहाँ पे कह रहे हैं एकल परिवार में। पहला है एकाकीपन, दूसरा है आत्मनिर्भरता, और तीसरा यहाँ पे दिया है स्वयं निर्णय लेने की क्षमता, और यहाँ पे 4 दिया है उक्त सभी। ऐसा परिवार जहाँ पे माता पिता और उनके केवल बच्चे होते हैं, तो ऐसे परिवार में बच्चों को अकेले रहने की आदत होगी, इसलिए यहाँ पे एकाकीपन भी सही है।
साथ ही साथ वो आत्मनिर्भर भी होते हैं। ऑप्शन सेकंड भी सही है। ऑप्शन तीसरा है स्वयं निर्णय लेने की क्षमता, उनमें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही गुण सही हैं, इसलिए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एकल परिवार वो है जिसमें, ठीक है, एकल परिवार कौन सा है आपको बताना है कि केवल माता पिता रहते हैं, या केवल अविवाहित बच्चे रहते हैं, या माता पिता और अविवाहित बच्चे एवं दादा दादी रहते हैं, या केवल माता पिता व अविवाहित बच्चे रहते हैं। तो केवल माता पिता नहीं रहते हैं, ना केवल अविवाहित बच्चे रहते हैं, ना ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी के साथ माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे हों, बल्कि यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल माता पिता रहते हैं और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं एकल परिवार में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं। सदस्यों की सामूहिक संपत्ति पूजा घर एवं रसोई होती है, ठीक है, सामूहिक। तो यहाँ पे कहना है ये जो परिभाषा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार को व्यक्त करती है। क्वेश्चन में क्या है, 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं। तो ऐसे परिवार तो संयुक्त परिवार होंगे, ठीक है, जॉइंट फैमिली में ही कई पीढ़ियाँ रहती हैं, यानी कि दादा दादी, उनके भी अगर माता पिता अगर हैं तो वो भी रहेंगे साथ में। तो 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ किस घर में रहेंगे, संयुक्त परिवार में। पहला ऑप्शन यहाँ पे है एक्सटेंडेड फैमिली, यानी कि विस्तृत परिवार, या फिर है न्यूक्लियर फैमिली, या फिर है जॉइंट फैमिली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉइंट फैमिली, यानी कि संयुक्त परिवार, ऑप्शन तीसरा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव समूह की सबसे छोटी इकाई क्या है। मानव समूह सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई परिवार होगा। परिवार में, परिवार क्या है, एक समूह तो है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानव समूह की सबसे छोटी इकाई परिवार हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है। यानी कि आपको बताना है केंद्र, बीच का, केंद्रीय इकाई कौन सी होगी। तो सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई भी परिवार ही होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भी कि सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई परिवार होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने परिवार से रिलेटेड जो भी पॉइंट थे जो कि एग्ज़ाम में आ सकते थे, हम लोगों ने समझे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा परिवार। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक। ये तो अभी छोटे छोटे बेसिक टॉपिक्स हैं, बाकी आपके कोर्स में काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक्स भी हैं जिसको हम लोग आगे वाली क्लासेस में कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।